बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क एजीपी। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर इमरान गौहर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया कि आप अपनी कीमती वक्त में से इस्लाम चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकालते हैं और यकीनन बेशुमार लोग आपकी एडवाइस से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। नाज़रीन, चूँकि ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आप लाइव कॉल्स के थ्रू इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल डॉक्टर साहब को पेश कर सकते हैं और डॉक्टर साहब भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का बेहतरीन जवाब दिया जा सके। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम जोड़ों के दर्द से करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूके में 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से ज़ायद लोग सफ़र कर रहे हैं और स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी में, हमारी ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है जी। यूके में कोविड-19 से पहले 2019 में आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन की वजह से 28.4 मिलियन वर्किंग डेज वर लॉस्ट। तो यकीनन ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज भी होती है। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप लाइव कॉल के थ्रू शामिल हो सकते हैं, कोई भी मेडिकल सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कि जॉइंट्स पेन और आर्थराइटिस में फ़र्क क्या है और ये किन वजूहात की वजह से होती है? थैंक यू ज़ैन। देखें, आर्थराइटिस या जॉइंट पेन जो है वो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन और हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात भी लिए हैं और इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस को, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक एक को, टेनिस एल्बो को और दूसरे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जॉइंट रिलेटेड हमने डिस्कस किया। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जॉइंट पेन्स की है प्रेजेंटेशन वाइज इन जनरल प्रैक्टिस या इन द कम्युनिटी इज़ बैक एक, जिसको कि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और बैक एक जो है मैकेनिकल बैक एक या नॉन स्पेसिफिक बैक एक हम उसको कहते हैं और इट अफेक्ट्स एनीबडी वर्किंग एज फ्रॉम 20 to 60 ईयर्स ऑफ एज मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा जोड़ों का दर्द जो है वो कहीं भी हो सकता है, आपके एल्बो में हो सकता है, आपके एंकल में हो सकता है, आपके कूल्हे की हड्डी में यानी कि आपके हिप्स में हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन बैक एक है वो सब बैक एक जॉइंट पेन है वो बैक एक है जो हम प्रेजेंटेशन वाइज देखते हैं और इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं। सबसे कॉमन वजूहात जो हैं वो काम रिलेटेड हैं, यानी कि जो लोग फ़िज़िकल जॉब्स करते हैं, एक सर्टन पोस्चर में बैठते हैं, लंबे आवर्स टैक्सी चलाना, ड्राइविंग करना, वेयर हाउस में लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स are most commonly cause of these kind of backache. अब इस बैकएक में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आफ्टर सर्टन एज वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट, यानी कि जॉइंट के घिस जाने की वजह से, क्योंकि बैक के जो स्पाइन है या कूल्हे की हड्डी है वो वेट बेयरिंग जॉइंट है और वक्त के साथ साथ आपके काम की नौइयत से और मुख्तलिफ वजूहात से ये बहुत कॉमन होती है। आपने मेंशन किया कि जैसे ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है और इसकी वजह यह है कि ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस आती हैं आफ्टर सर्टन एज और वो भी आपकी बोन्स को कमज़ोर करती हैं। यही वजह है कि हम तमाम लोगों को आजकल रेकमेंड करते हैं कि वो विटामिन सी एंड विटामिन डी रेगुलर बेसिस पे लें और उसका चेक भी कराएं ताकि आपकी जो बोन है वो मज़बूत रहे। और जब उसमें फ़िज़िकल चेंजेस, नेचुरल फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं आफ्टर सर्टन एज तो उसका इफ़ेक्ट कम से कम हो आपकी ज़िंदगी पर। जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना है अपनी आंटी के मुताल्लिक। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पहले भी फ़ोन किया था आपको तो अभी आपने बताया था, लेकिन मेरी जो आंटी हैं उनको स्टिल जो नहीं है ना वो सोने का मसला है, वो रात को सो नहीं सकती, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन फील करती हैं। हार्ट सर्जरी उनकी हुई थी 2018 में, हार्ट बाईपास और शुगर भी है उनको। क्या एज क्या है उनकी? एज 62। 62। तो आपने बताया कि उनको इंसोम्निया यानी कि नींद का मसला है, तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने अभी तक? जी, वो साइकाट्रिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने उनको जो यही जो इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है इसकी टैबलेट उन्होंने दी थी, पर उससे भी इनको कोई नींद बिल्कुल नहीं आ रही और जब ये सुबह उठती हैं तो सर काफ़ी इनका भारी होता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता ने, कुछ करने को भी दिल नहीं करता ने और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, नींद बिल्कुल नहीं आ रही किसी चीज़ से। और जो उनके अपने जीपी थे उन्होंने भी इनको एक टैबलेट दी थी कोट्रोबीन, उससे भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा, मेडिसिन से बिल्कुल आराम ही नहीं आ रहा। इनकी काउंसलिंग हुई है? जी, काउंसलिंग के लिए भी इन्होंने कहा हुआ था, सेक्रेटरी से गई हैं उनके पास भी।
वो हुई है, काउंसलिंग पूरी कंप्लीट की है? जी अभी एक ही बार गई हैं। और ये जो आपकी आंटी हैं, इनको मुख्तलिफ कोई एक मखसूस कोई वजह जिसकी वजह से ज़्यादा वो स्ट्रेस में हो, या जनरल जस्ट कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इशू जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही हो, खुदा न खास्ता कोई बीमारी, घर में किसी की कोई हादसा या कोई इस तरह की चीज़? नहीं घर में तो ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले मेरी जैसे मध्य पाकिस्तान में बीमार थी, उनकी वजह से भी काफी उन्होंने स्ट्रेस लिया। तो यहाँ पे भी सिस्टर रहती है ना, वो कुछ इस तरह परेशानी काफी करते रहे, तो शायद इसलिए हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा अब इनको नींद का मसला है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अभी कौन सी टैबलेट्स पे हैं? अभी कोटोपीन। कोटापीन पे। तो इन्होंने, इनकी जो नींद का मसला है, क्या इन्होंने कोई टैबलेट ली है पहले? नहीं, जब इन्होंने डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने इनको यही प्रिस्क्राइब की थी कि आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं आपको, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, मैं इसके तमाम पहलुओं पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एंड होपफुली यू गाइड यू नो फॉलो दैट एंड लेट मी नो लेटर ऑन कि इसका क्या नतीजा आता है। जी साहब, एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या जी। सवाल करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक को सवाल करना चाहूँ। हाँ जी, जी। बोलें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अली, बोलें। तो डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी, बोल रहा हूँ मैं, आप बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अली, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट टाइम मेरे ख्याल डॉक्टर साहब के महमूद थे, अभी आप हैं। अच्छा मैं अच्छा। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछना था, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना, 1 साल पुरानी बात है, तो 6 पॉइंट आया था ओके। और 49 एज है। लेकिन डॉक्टर जो है ना, वो कुछ टिप्स नहीं बताते हैं कि विदाउट मेडिसिन जो है ना किस तरह कंट्रोल करते हैं। वो टैबलेट तो लिख के दे दिए थे एंटी कोलेस्ट्रॉल, तो मैंने यूज नहीं किया। 1 साल के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, जो भी देसी टोटके वगैरह इस्तेमाल किए मैंने, अपने डाइट कंट्रोल भी किए, फ्राई चीजें और इस तरह की चीजों पे, तब मेरा 5.2 आया। दैट्स वेरी गुड। तो आप बताएं कि ये जीपी ने एक दफा प्रिस्क्राइब भी कर दिया था, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन फिर बाद में 1 साल के बाद में चेक करवाया वॉकिंग वगैरह करके। तो ये मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ टैबलेट पे डिपेंड करना चाहिए या? मैं आपको बताता हूँ अली, मैं बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। I'll let you know. Yeah. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो था कि वो उनको जो स्लीपिंग जी की हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, तो हमारी कॉलर जिन्होंने पहले भी सवाल कर चुकी हैं, उनकी आंटी को इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, शी इज़ गॉट अ हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन लॉन्ग टर्म। नाउ हम इस टॉपिक पे भी काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिलसिले में। जो इंसोम्निया यानी नींद का ना आना है, वो एक्चुअली एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की अलामात में से एक अलामत है। और लोगों को मुख्तलिफ़ ख़यालात आ रहे होते हैं, उनका ब्रेन स्विच ऑफ नहीं होता। इसकी मेंटल हेल्थ इलनेसेस में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि नींद का ना आना। उन्होंने बताया कि उनकी आंटी को कोटाइपिन एक टैबलेट होती है जिस पे लगाया गया है। मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि उनको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के साथ साथ है, क्योंकि कोटाइपिन यहाँ पे नॉर्मल एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं दी जाती है। तो मेरे ख़्याल में कुछ और भी इशू हो सकते हैं। इंसोम्निया का इलाज टैबलेट्स के ज़रिए यूके में इनकरेज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एडिक्टिव मेडिकेशंस होती हैं, इसलिए इनको अगर दिया भी जाता है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, और असल में जो कॉज है इंसोम्निया का उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल इनको अगर कोई बिहेवियरल इशू है, किसी को अगर बाइपोलर का इशू हो जाता है, या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, तो उसको जो जड़ है उसको असल में सही करने की कोशिश की जाती है। ये इतना आसान नहीं होता। इसमें काउंसलिंग, मेडिकेशंस, फॉलो अप एंड ऑल्सो स्लीप हाइजीन, यानी कि मुख्तलिफ़ इक़दाम आप करते हैं जिनसे आपकी स्लीप बेहतर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रात में टीवी ना देखना, ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल ना करना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, चाय कॉफ़ी और तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना बेड से जाने से पहले, ये तमाम चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं। आई थिंक व्हाट शी नीड टू डू इज़ टू, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि कोटाइपिन और जीपी प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आई थिंक शी विल नीड अ रेफरल टू द मेंटल हेल्थ टीम, जो कि इनको फॉलो अप करें, मॉनिटर करें और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि बेसिकली जो मसला है वो हल नहीं हुआ है कोटाइपिन से या मुख्तलिफ़ इक़दामात से। तो आई थिंक शी नीड टू बी रेफर्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड हैव अ रेगुलर फॉलो अप, और या कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ टीम होती है, उनसे रेगुलर फॉलो अप कराएं और उनको बताएं कि भाई ये मसला है, और इसका कोई एक दवाई इसका हल नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि साउंड्स लाइक इट्स क्वाइट अनकंट्रोल्ड, सो आई थिंक शी शुड बी रेफर्ड
back to the mental health team and monitored by them. डॉक्टर साहब 2 और कॉलर्स जी हाँ। मौजूद हैं सवाल पे जाने से पहले। जी, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहन क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा फ़ोन किया था, जी मेरे जी। कानों में आवाज़ें आती हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अपने डॉक्टर से मिले, लेकिन डॉक्टर से मैंने कान चेक कराए हैं, लेकिन कान मेरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आवाज़ें बहुत आ रही हैं। आपने अपना हेयरिंग टेस्ट करवाया? मुझे याद पड़ा मैंने आपको हेयरिंग टेस्ट का भी कहा था। हेयरिंग टेस्ट मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, जी ठीक है, नेक्स्ट ठीक है वीक। जी, ठीक है, मैं आता हूँ जी। आप एक और सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मुझे डॉक्टर अपने साहब सुन रहे बहन हैं के बारे में पूछना है। उनका बाईपास हुआ था और उनको सूजन आती थी पैरों पर, लेकिन पैरों की सूजन तो कम हो गई है, लेकिन उनको उनकी बॉडी बहुत दर्द देती है, उनके जिस्म में बहुत दर्द देता है। कब हुआ था बाईपास? बाईपास हो गया था उनका 2016 में। और ये दर्द का मसला कब से शुरू हुआ है? ये दर्द का मसला उनको अभी से बहुत हो रहा है उनको। नहीं, कब से? अभी रिसेंटली यू मीन? सॉरी, रिसेंटली या 2003 से? नहीं, अभी रिसेंटली। तो दर्द कहाँ होता है? पूरे जिस्म में? पूरे जिस्म में होता है। उनकी एज क्या है? उनकी एज है 66। और आपके क्या हैं? सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आई थी। सिस्टर। 66। आप अपनी सिस्टर के बारे में पूछ रही हैं? जी जी, मेरी सिस्टर के बारे में। ठीक है, उनका अभी कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं? उनके टेस्ट अभी नहीं हुए हैं। और उनको जनरलाइज कहीं स्वेलिंग तो नहीं है जॉइंट वगैरह में? हाँ, रहती है स्वेलिंग। कहाँ पे? उनके पैरों पे रहती है ज्यादातर। अच्छा, दवाइयाँ ले रही हैं? दवाइयाँ ले रही है वो। ये पैरों की स्वेलिंग नई है या पुरानी है? नहीं है। ये पैरों की स्वेलिंग दर्द के साथ है कि बगैर दर्द के? नहीं, दर्द के साथ भी होती है और बगैर दर्द के भी। ओके जी, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल जो था ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जी हाँ, कि कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन के बगैर कोई डाइट कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे इवन मेरे पेरेंट्स को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और वो भी मेडिकेशन लेते हुए बड़ा रेजिस्ट करते हैं कि जी हम डाइट को या वॉक करके कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, अली साहब ने बड़ा अच्छा किया है। इनकी 66.5 थी एंड ही इज़ यंग, एंड उन्होंने 5.2 पे ले आए एक साल में, तो बहुत अच्छे ही। आई थिंक इट्स क्वाइट इनकरेजिंग। मैं नहीं समझता कि उनको जंप करना चाहिए टैबलेट पे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हिज एंग्जाइटी, और अगर वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लें डाइट से और लाइफस्टाइल से तो इट्स नथिंग बेटर देन दैट। सो 5.2 फ्रॉम 6.5 आफ्टर डूइंग अ चेंज इज़ गुड। आई वुड से कैरी ऑन द गुड वर्क एंड आई एम श्योर यू विल बी बेटर। 5 जो है नॉर्मल है, लेकिन अगर इतना ज़बरदस्त आपने नीचे लेकर आए हैं एक साल में, तो अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गो बियॉन्ड 5 एज वेल, विच इज़ अ नॉर्मल रेंज। तो ठीक है, आपकी जो एप्रीहेंशन है टू गो ऑन टैबलेट्स, अगर कोई शख्स खुद कंट्रोल कर ले तो दवाई लेने की ज़रूरत क्या है? दवाइयाँ तो ज़ाहिर है जब कुछ चीज़ काम नहीं करती तो हम दवाइयाँ देते हैं, वरना अगर आपने जैसा किया है तो मैं तो आपको इनकरेज करूँगा कि ठीक है, कैरी ऑन करें, योर एफर्ट हैज़ वर्क फॉर यू, सो कैरी ऑन विद दैट। हमारी दूसरी वो भी रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने अपने रिंगिंग इन ईयर्स, यानी कि कानों में आवाज़ें आना बताया। उन्होंने अपने जीपी को दिखाया, कान में कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। मेरे ख्याल में अभी मैं उनको कोई और चीज़ नहीं बोलूँगा अनटिल अनलेस शी हैड अ हियरिंग टेस्ट डन, क्योंकि हियरिंग टेस्ट के बाद चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। हो सकता है कि उनकी हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो और उसकी जो ये मसला है वो हियरिंग एड लगाने से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से हल हो जाए। हाँ, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनके कान में हियरिंग का कोई इशू नहीं है और तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और उनको फिर भी रिंगिंग इन द ईयर चल रही है लॉन्ग टर्म में, तो आई थिंक शी विल नीड अ रेफरल टू सी ए ENT स्पेशलिस्ट। लेकिन अभी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, हियरिंग टेस्ट करा लें। बहुत ज़्यादा लोगों में हियरिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो सब एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम थैंक और बहुत सारी दुआएं कि कभी आपको जिंदगी में कोई गम नहीं आए। पूरे इस्लाम चैनल को दुआएं। थैंक और या अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे और हमारी इसी तरह से आकर आप हमें
मैसेजेस और उसके जवाब दे दिया करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जी जी अपने अंकल के बारे में जी जी। कि और आजकल उनकी एज तो काफी है, 79 years old, बट ही इज ऑफन फॉलिंग ऑन द फ्लोर। एकदम अचानक से गिर जाते हैं, एकदम अचानक। तो वॉक और करते कुछ हैं? इसका कॉज नहीं पता। वॉक करते हैं वैसे नॉर्मली? हाँ वॉक, वो ट्रेडमिल भी करते हैं। उस वक्त तो कुछ नहीं होता उनको, लेकिन व्हेन ही वॉक suddenly at home my auntie is saying he fall and then she is not capable to do anything। बस अचानक कहते हैं मेरे पाँव नहीं उठ रहे। और डॉक्टर को भी बताया था इस डायबिटिक टू, पर सर नहीं, एज का फैक्टर है और कुछ नहीं बता रहे। उनके पाँव भी बहुत लाल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनकी वजूहात बताऊंगा कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इस एज में फॉल की, एंड देन यू कैन गेज कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जी ये सबसे पहले जो सवाल था कि बाईपास इनका हुआ है, अपने जी सिस्टर हाँ। को उन्होंने सवाल किया था। जी हाँ, बड़ा जनरलाइज सवाल है। बाईपास तो बहुत पुराना हो गया। आई थिंक जो नई कंप्लेन असल आपने बताई है वो ये है कि जनरलाइज बॉडी एक, यानी कि पूरी बॉडी में पेन्स एंड एक्स वगैरह हो रहे हैं और एंकल में स्वेलिंग भी हो रही है। उनकी एज है 66 और वो उनकी बहन थी। देखें, पूरी बॉडी में एक्स एंड पेन्स के होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और अगर ये चीज़ रिसेंटली स्टार्ट हुई है विदाउट एनी स्वेलिंग, तो सबसे पहली चीज़ मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि एक जनरलाइज ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें और उसमें विटामिन डी जो है वो भी शामिल कर लें। ज़ाहिर है वो बाईपास इतने पुराना हुआ है और वो मुख्तलिफ दवाइयों पे भी बहुत अरसे से होंगी, तो मैं इस सिचुएशन में दवाइयों को तो ब्लेम नहीं कर सकता कि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। तो फर्स्ट इंस्टेंस वुड बी टू चेक द ब्लड टेस्ट, जनरलाइज उसमें किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन और विटामिन डी ज़रूर करा लें। अगर वो तमाम चीज़ें नॉर्मल आती हैं और अगर किसी एक हिस्से में स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ स्वेलिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल एंकल है, अगर वो पेन दर्द भी होता है या रिस्ट में दर्द होता है और स्वेलिंग हो रही है, तो उसका एक्सरे करा लें। उससे पता चल जाएगा कि खुदा न खास्ता कहीं कोई आर्थराइटिस तो नहीं है। इसके अलावा अगर आर्थराइटिस जो है उस पर शक होता है तो उसके लिए हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं, वो भी ब्लड टेस्ट है, वो भी आप करा सकती हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने बताया ये तो हो गई जॉइंट के इश्यूज़। इसके अलावा भी स्वेलिंग इन द एंकल जो है, अक्सर पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम वगैरह होता है वो हार्ट कंडीशंस में भी हो जाती हैं, यानी कि हार्ट की पंपिंग सही नहीं हो रही होती, उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड होती है आपकी पेरिफेरीज में, एंड दैट कैन आल्सो कॉज एंकल स्वेलिंग एज वेल। उसमें होता यह है कि उसकी एक पहचान ये है कि अगर आप पलंग पे पाँव ऊपर रख के सोते हैं तो सुबह जैसे आप उठते हैं तो स्वेलिंग कम होती है, और जैसे जैसे आप चलते हैं ग्रेविटी के पे तो उसकी ज़मीन पे तो उससे स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने की हैं, और सबसे पहला इक़दाम मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए कि आप जाके अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद स्टेप वाइज जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल था कि उनके वालिद साहब 79 ईयर्स ओल्ड हैं। जी हाँ, और वो अचानक गिर जाते हैं। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमेशा हमारे दुआएं करती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपने बताया कि जो आपके रिश्तेदार हैं वो उनको 79 ईयर्स ऑफ एज एंड सडन फॉल्स होते हैं उनको। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एल्डरली पेशेंट में फॉल जो है वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ फ्रेल्टी है, मतलब हाउ फ्रेल द पेशेंट इज़, कितना नाजुक है पेशेंट, उसके कितने रिक्वायरमेंट्स है। एक फॉल जो है ना वो बहुत, एक जो फॉल है इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर पेशेंट। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है किसी भी पेशेंट की फ्रेल्टी को जज करने का। नंबर 1, मुख्तलिफ़ वजूहातों में कॉमन वजूहात बता देता हूँ कि एज के साथ साथ जोड़ों में प्रॉब्लम होना, मसल्स की वीकनेस होना, आर्थराइटिस और तमाम चीज़ें जो है ये कॉमन है, क्योंकि पेशेंट वॉक करता है वो टंबल हो जाता है, गिर जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक और वजूहात हम फॉल में देखते हैं, और वो ज़ाहिर है पूरी डिटेल हिस्ट्री के बाद ही कोई शख्स उसके बारे में बता सकता है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हो रहे या कोई हार्ट की कंडीशन तो नहीं हो रही, तो इसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन की ज़रूरत है पेशेंट की। लेकिन 2 वजूहात जो है ना वो होती हैं ज़्यादातर इस एज में। एक तो फिज़िकल, यानी कि जोड़ों के प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर पेशेंट को हो जाता है, या फिर हार्ट या स्ट्रोक वगैरह की चीज़ें ज़रूर एक्सक्लूड करनी चाहिए। इनकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता, उनको और मुख्तलिफ़ क्या बीमारियाँ हैं, लेकिन आई थिंक दीज 2 सेक्शंस शुड बी एक्सक्लूडेड अगर ये कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है।
डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब और क्या सवाल? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था कोई? जी बोलिए। जी जी मेरे को रात को जलन बहुत होती है, मैं वो तो है चेस्ट में और गले में, तो खाना खाने के बाद ना तो मैं जो है पेप्टेक भी मैं पीता हूँ मैं रात के टाइम में, उसके बाद ही मेरे को है ना काफी जलन होती है कि मेरे सीने में और गले में होती है एकदम। कब से हो रही है और एज क्या है आपकी? ये काफी दिन से हो रही है। जो मेरे को स्ट्रोक हुआ था, फिर 5-6 साल पहले स्ट्रोक भी हुआ था मेरे को ना। जी मैं स्ट्रोक की दवाई खा रहा हूँ मैं। हार्ट अटैक भी हुआ था उससे पहले मेरे को। आपकी एज क्या है? मेरी एज हो गई अभी 72 हो गई जी। अच्छा, आप जो है ब्लड थिनिंग की यानी कि खून को पतला करने की दवाई भी लेते हैं? वो उसके अंदर होगी जो बिस्टर बैग है ना उसके अंदर होगी। मेरे ख्याल से पूछूंगा था वो दवा है कि नहीं है। उसका नाम क्या है दवाई का? ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, इस तरह की कोई? ओमेप्राजोल है कि नहीं है उसमें? नहीं है, पता नहीं, मैं डॉक्टर से पूछूंगा सर। अच्छा ठीक है। आपके बाउल्स वगैरह तो ठीक है, यानी कि पखाना तो ठीक होता है? जी हाँ ठीक है जी। हाँ वेट वगैरह तो लूज नहीं हो रहा? वेट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये पेट में जलन आपने कहा कब से हो रही है? ये काफी दिन से हो रही है मेरे को। लेकिन स्ट्रोक के बाद वो मैं ये दवाई दी थी उन्होंने। जो ये दवाइयाँ खाया हो ना वो जो होता है बिस्टल पैक होता है उसके अंदर तो सारी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन आप ओमेप्राजोल या लेंजोप्राजोल पर नहीं है? नहीं, वो उसके अंदर है उसके अंदर दवाइयाँ अलग अलग नहीं, वो जो है सारी मिक्स आप हैंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, छोटी डब्बियाँ बनी हुई, उसके अंदर मिक्स है सब। आप पता कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, आंसर करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब कहते हैं 72 ईयर्स उनकी एज है और सीने में जलन की जो प्रॉब्लम है। जी गैस बेसिकली ये इस पे हमने वीडियो भी की थी लास्ट ईयर, गैस्ट्राइटिस या पेट में जलन का मसला जो है, और आफ्टर फूड पोस्ट स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक के बाद इनको ये मसला शुरू हुआ है। आई डोंट नो कौन सा स्ट्रोक हुआ था इनको, लेकिन अगर किसी मर्ज़ के बाद ये मसला शुरू होता है तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि उनकी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जब आप खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है तो मुख्तलिफ नई दवाइयाँ लगाई जाती हैं पेशेंट को, और बाज़ दफ़ा उन दवाइयों का असर जो होता है आपके मैदे यानी कि आपके स्टमक पे होता है, और अक्सर वो आपकी जो लाइनिंग ऑफ द स्टमक है उसको इन्फ्लेम्ड यानी कि गैस्ट्राइटिस हम कहते हैं उसको, वो कर देती हैं, और उसकी वजह से खाने के बाद या खाने से पहले या खाली पेट में जलन होती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अपने मैदे को खाली ना रखें, छोटी छोटी मील लें हर 2 से 3 घंटे बाद, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके बाउल्स और एवरीथिंग इज़ फाइन और ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हुई हैं पोस्ट स्ट्रोक, तो 2 इशू आप कर सकते हैं। आपका जीपी या तो आपको आपकी बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री डायरेक्ट पीपीआईज यानी कि जो टैबलेट्स मैंने बताई उन पे लगा सकता है, वो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव टैबलेट्स होती हैं, और आने वाले वक्त में वो स्टमक की लाइनिंग को ख़राब होने से बचाती हैं, जो कि जलन का बायस बनती हैं। तो ये काम कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और भी दूसरे भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो आपको कैमरा चेक के लिए भी भेज सकता है। मेरे ख्याल में विद आपकी हिस्ट्री के साथ ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन आई थिंक कैमरा चेक भी किया जा सकता है और आपकी टैबलेट्स जो हैं उसकी तरफ भी देखा जा सकता है। आया अगर आप नहीं हैं तो उन पे लगाया जा सकता है आपको, और अगर आप हैं तो उसकी डोज भी देखी जा सकती है, और आपकी दवाइयों की तरफ भी देखना, मेडिकेशन रिव्यू भी हो सकता है करना पड़े। तो ये 2-3 चीज़ें आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, या तो कैमरा चेक, मेडिकेशन चेक और टैबलेट्स जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव टैबलेट्स हैं उसकी तरफ। ये 3 चीज़ें आप होपफुली विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सवाल आया है, वो कहते हैं कि जी उनकी 30 साल के करीब एज है और कानों में विस्लिंग सेंसेशन और जब ऊंची आवाज़ सुनते हैं तो डिस्टॉर्शन होती है, तो क्या वजह हो सकती है, उनको क्या करना चाहिए? अभी जैसे हमारी कॉलर थी जिन्होंने बताया रिंगिंग इन द ईयर या टिनिटस की जो प्रॉब्लम बताई उन्होंने, सबसे पहले तो ईयर का एग्जामिनेशन ज़रूरी है कि भाई कोई ईयर में इन्फेक्शन या कोई और दूसरा इशू तो नहीं है। अक्सर लोग कॉटन बडिंग करते हैं, यंग लोग, उनको उसकी वजह से भी हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, नाक के इन्फेक्शन साइनस प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो जाता है, हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की वजह से भी, नींद का ना आना, परेशान होना, वो भी आपको बाज़ दफ़ा रिंगिंग इन द ईयर करता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज़ जो जैसे हमारे पहले कॉलर ने किया था कि अपना कान का चेकअप करा लें, वो ज़ाहिर है डॉक्टर ही कर सकता है, तो अपने जीपी के पास जाएं, वो चेक कर लेगा इन्फेक्शन और कोई भी ब्लॉकेज, वैक्स वगैरह, ये सब तमाम चीज़ों को एक्सक्लूड करा लें।
और अगर वो नहीं है तो फिर हेयरिंग का एक चेक होता है, वो करा लें। फिर अगेन एंग्जाइटी और डिप्रेशन की हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी है कि भाई कोई अगर कोई परेशानी है या कोई इस तरह, तो हिस्ट्री बड़ी डिटेल लेनी पड़ती है इसमें। और लेकिन पहला जो काम है मेरे ख्याल में कोई भी ईयर का, उसको ये ज़रूर चेक करा लें, उसके बाद तमाम दूसरी चीज़ें की जाएँ। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब जो दूसरा सवाल एक साहब ने किया था कि कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है उन्होंने अपनी डाइट से कंट्रोल की, तो क्या ऐसी डाइट खाई जाए या क्या ऐसी एक्सरसाइज की जाए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आजकल तो हम लोग बड़े लकी हैं कि हम तमाम जो खाना है या फूड है उस पर उसके फैट कंटेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑल मेंशन्ड ऑन इट। इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेज वगैरह, डाइट जैसे आपने मेंशन किया, हेल्दी ईटिंग। अब ज़रा इसका पूरा प्लान तो डाइटिशियन ही दे सकता है आपको, क्योंकि हर इंसान का खाने पीने का अलग तरीक़ा होता है। इसके अलावा एक हर्बल टैबलेट जो प्लांट स्टेनॉल के तौर पे आती हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे कि नेचुरली कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर है दवाइयों के मुनासिबत से तो नहीं आता, लेकिन वो कुछ हेल्प करता है। तो डाइट, वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइड फूड, जो बाहर के टेक अवेज़ और तमाम चिकनाई की चीज़ें जो हम मुख्तलिफ खाते हैं, जंक फूड हम जिसे कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, और साथ साथ प्लांट स्टेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं एवरीवेयर, वो लिए जाएँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका नीचे आता है। मेन चीज़ जो होती है वो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक हमारे जो प्रीवियस कॉलर थे, आई थिंक ही इज़ डन वेरी वेल। गुड एग्जाम्पल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि हमारी एशियन कम्युनिटी में हमारी खुराक भी ऐसी है कि हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें भी खाते हैं, और अब बहुत सारे लोग अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर भी अगर मेडिकेशन छोड़ देते हैं बगैर डॉक्टर की एडवाइस के, तो कितना डेंजरस हो सकता है? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में स्पेशली लोग अवॉइड करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया उसमें भी यही था कि जी वो किसी को मेडिकेशन ना लेने की वजह से हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया। इस सवाल पे आते हैं, लेकिन एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? हाँ जी मैं खैरियत कैसी हैं गुलशन आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप तो पाकिस्तान गए हुए थे। जी 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 बिल्कुल खैरियत थी? हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी थोड़ी मसरूफियत थी, वहाँ पे भी कुछ टीवी पे हमने कुछ शोज वगैरह किए, तो बस वहाँ पे अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो मैंने कहा आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं। थैंक यू वेरी मच गुलशन, आप सुनाएं। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ये इन्हीं के साथ ना डॉक्टर भी साकिब आए थे। जी जी तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ना सांस चढ़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और वॉक करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने बताया ना स्टेंट भी पड़ा है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा आपको कोई मसला ना हो, आप बेहतर है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लें तो जाए। फिर मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको यही कहूँगा कि अभी चले जाए हॉस्पिटल। अच्छा। तो हमने कहा कि नहीं अभी इतनी तो मेरी नहीं हालत खराब, लेकिन ये है कि मैं जाऊँगी जरूर। तो वो कहते हैं चाहे 2-3 दिन के बाद चले जाए। अब हम उसने कहा कि उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेके ना तो फिर चले जाए, तो अब लेनी है, क्योंकि वो मुझे ना एक स्टेंट पड़ा, उससे मुझे चेस्ट पेन तो काफी ठीक है, लेकिन सांस अभी भी चढ़ता है, चलने में मुझे अभी भी दुश्वारी है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में? जी सीढ़ियाँ चढ़ने में? सीढ़ियाँ चढ़ने में जी। तो आप अंडर कार्डियोलॉजिस्ट थी नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा, आप तो अंडर थी मेरे ख्याल में आपके। हाँ, लेकिन उन्होंने 6 हफ्ते के बाद कहा था कि आप बुलाएंगे, तो उनका कोई लेटर भी नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अब भेज रहा हूँ, तो आप जाएं तो वो शायद आपको एडमिट कर लें और फिर दोबारा से आपका सारा कुछ ये करें, तो एंजियोग्राफी वगैरह करें, क्योंकि आपको तकलीफ है तो वो शायद करेंगे। तो फिर अब मैं जाऊंगी, तो आप बताएं कोई मुझे उधर कोई बात खास? एंकल में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं होती? वो तो है जी, वो तो मेरे हमेशा रहती है। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके ये हार्ट की वजह से कोई मसला हो रहा हो, उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हो सकता है एको वगैरह करें आपका, और हाँ साउंड्स लाइक इट के आपके हार्ट का ही कुछ इशू लग रहा है, लेकिन ये है कि आप अपॉइंटमेंट उनसे बना लें, रेगुलर फॉलोअप कराएं, उनको अपॉइंटमेंट का आजकल आपको पता है इतना बड़ा मसला होता है, लेकिन आई थिंक दे नीड टू फाइंड आउट कि आप क्या मसला हो सकता है हार्ट की। समटाइम आफ्टर सर्टेन एज हार्ट की पंपिंग हमारी वो नहीं होती जैसी होनी चाहिए, तो हो सकता है उसका मसला हो, लेकिन आप जो अपॉइंटमेंट में जाएंगी आई थिंक वो एकोकार्डियोग्राम एक इन्वेस्टिगेशन होती है, शायद वो करें आपका, क्योंकि स्टेंट तो आपको डला हुआ है अभी रिसेंटली, आई डोंट थिंक दे विल डू एंजियोग्राम और समथिंग फॉर यू। आई थिंक लेट्स सी कि वो स्कैन एक होता है, वो शायद करके हार्ट की स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह को, वैल्व को चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है,
और वो आपको बताएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि शायद ये हार्ट रिलेटेड इशू ही है, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करा लें और बस उसके बाद आपको थोड़ा पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो रिजवान तो माशाल्लाह अल्लाह के घर गए हुए हैं घूमने के लिए। अल्लाह ताला जी रिजवान मैंने परसों जाना जी, इंशाल्लाह खैरियत से पहुंचे, परसों जाना उन्होंने। बहुत शुक्रिया आप सारी कबूल करे और अल्लाह हमें भी लेके जाए। आमीन जी, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। फिर जी डॉक्टर साहब अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, अभी ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल आप अगर कोई मेडिकल रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं कि वो जॉइंट्स रिलेटेड ही हो, कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और यकीनन डॉक्टर साहब ये एक खूबसूरत प्रोग्राम है कि बहुत सारे लोग आपकी एडवाइस से फ़ायदा भी उठाते हैं और रेगुलर कॉलर्स हैं। तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क जीपी। डॉक्टर साहब के से ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हम कर रहे थे कि मेडिकेशन जो है बगैर जीपी की या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर क्या छोड़ना कितना वाइज है और कितना डेंजरस है? देखें मेडिकेशंस तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि अक्सर लोग हमारे स्टार्ट जब मेडिकेशन करते हैं तो डॉक्टर जो जैसे भी उनको फॉलोअप वगैरह का बताता है जो करता है। डॉक्टर साहब इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी, दो कॉलर्स मौजूद हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? एक्चुअली आपने जो अभी हर्बल टैबलेट के बारे में बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए, जी जी, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। डॉक्टर ने मुझे कोई टैबलेट तो नहीं दी है, तो मैं ये टैबलेट ले सकती हूँ? जी हाँ, प्लांट स्टेनॉल जो है ना वो एक्चुअली एक हर्बल चीज़ होती है जो कि मुख्तलिफ प्लांट से पाया जाता है। इसकी सबसे कॉमन फॉर्म ये है कि जब हम टेस्कोस वगैरह जाते हैं ना तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं उनकी शॉप्स वगैरह के जो कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग होते हैं, आप वो देख लीजिएगा, उसके अंदर ये मौजूद होता है। इसके अलावा हर्बल टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं मुख्तलिफ हर्बल शॉप्स वगैरह पे, तो वो आप देख सकती हैं। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी दवाइयों पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट का, तो होपफुली इट शुड बी सेफ फॉर यू। तो आप मेरे ख्याल में ट्राई कर सकती हैं। नहीं, मुझे कोई और टैबलेट नहीं ले रही मैं, मुझे कोई डॉक्टर ने दिया नहीं। हालांकि मेरा 6.6 है, लेकिन मुझे अभी तक कोई डॉक्टर ने टैबलेट नहीं दी हुई है। आपकी एज क्या है? 55। नहीं, आपको डेफिनेटली आपको इसको सीरियस लेना चाहिए और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको कोशिश करनी चाहिए अलॉन्ग विद डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ साथ। सिर्फ उस पर भी आप इक्तफा ना करें, दूसरी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए इतनी आसानी से नहीं आता, क्योंकि अगर इसी तरह ऊपर जाता रहा तो आपको टैबलेट लेनी पड़ेंगी डॉक्टर्स के थ्रू। तो आई एम श्योर ट्राई दीज थिंग्स, लेकिन विद सम एक्सरसाइज एंड डाइटरी चेंजेस एंड वेट रिडक्शन। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? आप दोनों भाइयों को सलाम। मैं कहना चाह रही हूँ, अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आस्थमा भी है, उसके लिए तो मैं इनहेलर यूज कर लेती हूँ। जोड़ों का दर्द है वो अभी थोड़ा हुआ है, पहले दवाइयाँ खाती थी, अब अभी छोड़ी हुई है डॉक्टरों के कहने से। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सुबह के वक्त तो ठीक होता है, मेरे पास वो मशीन है, मैं करती रहती हूँ, है ना, देखती रहती हूँ, सुबह के वक्त ठीक होता है। इस वक्त जैसे कि शाम होती है, शाम के वक्त तो बहुत हाई हो जाता है। जैसे अभी मैंने किया वो 180 ऊपर वाला, मिडिल वाला तकरीबन 94, नीचे वाला मुझे याद नहीं, उससे थोड़ा। सुबह कितने बजे होता है, कितना होता है? सुबह सम टाइम होता है कि 139 ऊपर वाला, नीचे वाला जो मतलब कि 80, है ना जी। इस तरह रहता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ कि जो शाम को भी मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई ना हो। मैं गोलियां तो दी हुई उन्होंने 16 मिली वाली, 2 और है 4 मिली वाली। जो 4 मिली वाली जो खाती हूँ ना तो दिल धड़कने लग जाता है, वो मुझे ठीक नहीं रहती, वो मैं छोड़ देती हूँ ज्यादातर। तो वो अपॉइंटमेंट बनाने की कोशिश करती हूँ, अपॉइंटमेंट देते नहीं, कोरोना की वजह से वो डिले कर देते हैं। आप ये जो आपको ब्लड प्रेशर का मसला है कब से है? बहुत देर से है, शुरू तो हुआ है 15 साल से, ज्यादा तो 8-9 साल से है।
और आपकी एज क्या है? मेरी एज 58। 58 ईयर्स ऑफ एज। दवाइयाँ आप रेगुलर लेती हैं? मुझे सच सच बताइएगा, दवाइयाँ टाइम पे लेती हैं कि नहीं? दवाइयाँ मैं लेती तो हूँ, जब कभी मैं शाम के वक्त लेती हूँ, कभी सुबह के वक्त लेती हूँ, कभी कभी बुला भी देती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए मेरा। नहीं 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 बोलूंगी ना। हाँ, सुबह कभी जाड़ नहीं रहता तो दोपहर के वक्त, कभी नहीं जाड़ रहता शाम के वक्त ले लेती हूँ, कभी कोई दिन ऐसा भी होता है मैं नहीं लेती। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको अपना मशवरा दूंगा इस सिलसिले में। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी पहले तो आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी, आपका भी। आप बजाय है मुझे ये पूछना है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें मुझे 2018 का बहुत तकलीफ थी पीछे पसलियों में। तो अब डॉक्टर ने चेक वगैरह किया तो कहते हैं कि वो बहुत जगहों से टेढ़ी हो गई है, तो पसलियों में जहाँ दर्द है ना वहाँ पसलियाँ भी साथ में वो टेढ़ी हो गई है। इसीलिए तो मैं जब बैठती हूँ खाना खाने के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बैठ नहीं सकती, ना तो नीचे बैठ सकती हूँ ना तो टेबल पे। थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी तकलीफ होती है ना, तो खड़े होने में भी मुझे तकलीफ होती है, तो लेटने में भी होती है। तो मैं क्या करूँ? वो फिजियो के पास मुझे रेफर किया है पर अभी लेटर नहीं आया। ये कब से है आपको मसला? वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे कुछ सवालात के, ये आपको कब से है ये मसला? ये मुझे आर्थराइटिस है 12-14 साल से। तो हाथ की उंगलियां भी और घुटनों में भी टेढ़ापन आ रहा है, तो शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी। नहीं, ये आपको आर्थराइटिस का मसला कब से है? आर्थराइटिस का मसला 12-14 साल से। 12-14। और आपकी उम्र क्या है? 55 होगी मेरे भाई। आपके जो रीढ़ की हड्डी का मसला है, इसका एक्सरे या एमआरआई हुआ है? जी उन्होंने किया, तो उसमें काफी जगहों से वो टेढ़ी हो रही है। एमआरआई हुआ है आपका? जी जी जी। अच्छा, पेशाब पखाना ठीक होता है? जी पेशाब में थोड़ी तकलीफ कभी कभी हो जाती है, तो वो भी उन्होंने कैमरा डाला था तो भी फिर उन्होंने लेटर लिखा है, बुलाया हुआ है। और जब पेन होता है बैक में, वो क्या पाँव में भी जाता है उसकी तकलीफ या नहीं? नहीं, पाँव में तो ऐसे दर्द रहता है, पाँव में, टांगों में, घुटनों में, बैक में। जी ठीक है। आप उसकी पेन की कोई पेन रिलीफ लेती हैं? एक पैरासीटामोल है, तो वो उन्होंने कहते थे कि फिजियो के पास भी रेफर किया है, लेटर नहीं आया अभी तक। फिजियो को अभी तक फर्स्ट टाइम अभी आप मिली नहीं है फिजियो से? नहीं, आगे किसी और मसले के लिए मुझे साल हो गया गई थी, तो वो बंद कर दिया। पर ये अभी नहीं, लेटर भेजा है उन्होंने, कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें मशवरा। डॉक्टर साहब पहला सवाल था कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, स्पेशली इवनिंग में। बिल्कुल। देखें, शी इज़ 58 ईयर्स ऑफ एज, और उन्होंने जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स बताई वो डेफिनेटली हाई है। मुझे थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री में एक इशू नज़र आया है, वो ये है कंप्लाइंस का। कंप्लाइंस मीनिंग कि जो हिदायत डॉक्टर ने आपको दी और जिस तरह दी और जिस तरह दवाई लेनी चाहिए वो आप नहीं ले रही। वो मुझे आपकी हिस्ट्री से थोड़ा सा शक हो गया था, इस वजह से मैंने आपसे पूछा था। देखें, सबसे पहला काम यह है कि अगर आप कोई दवाई लेते हैं या ब्लड प्रेशर की हो ख़ास के, वो एक मखसूस टाइम पे लेनी चाहिए। या आप मॉर्निंग में अपनी ले लें, या दोपहर में ले लें, या रात में ले लें, जो भी है, जैसे भी आप और आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं उसको उस टाइम पे लें। ज़रा एग्जैक्टली मिनट बाय मिनट तो नहीं ले सकते, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि 9 बजे लेते हैं तो भाई उसी टाइम की उसकी इर्द गिर्द ही लें, 8:45, 9, 9:30, बट इसी दौरान वो टैबलेट्स वगैरह ले लें आप, ताकि एक बॉडी के एक रिदम बने। एक देखिए, टैबलेट्स की एक लाइफ होती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप टैबलेट कोई टैबलेट 2-2, 3-3 दिन नहीं रहती आपके ब्लड में, वो उसका हर टैबलेट का एक लाइफ साइकिल है जिसमें कि वो काम करती है। दैट्स वाई हमें हर दिन लेनी पड़ती है दवाई। अगर ऐसा हो कि एक दवाई ले लें और वो काम करती रहे, तो फिर अब ऐसे एक ही दवाई ज़रूरत है, रोज़ दवाई लेने की ज़रूरत क्या है? तो पहला पॉइंट ये है कि दवाई जैसा डॉक्टर बताता है उस हिदायत के मुताबिक लें। क्योंकि अगर आप, जैसे अब आपने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ होता है, तो अगर आपकी दवाई लेने के औक़ात ही सही नहीं है तो हम कैसे ये डिटर्मिन करेंगे कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये ट्रू है या नहीं? तो मेरा पहला मशवरा ये होगा कि आप 1 महीने तक या 2 महीने तक कम अज़ कम अपनी टाइम पे टैबलेट लें।
एक मखसूस टाइम पे, और उसके साथ साथ इसी तरह ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, आया चेंजेस आती हैं या नहीं आती हैं, और तमाम जो दूसरी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो उसके बाद होंगी। इसके अलावा हो सकता है कि दूसरे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर में, लेकिन मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट मैं आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, कोई मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा हाई फाई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बताऊँगा आपको करने के। आई थिंक सबसे पहला और बेसिक इक़दाम ये है कि आप दवाई टाइम पे लें जैसे डॉक्टर ने बताई है, वरना तो हर चीज़ इनवैलिड हो जाती है अगर आप दवाई ही उस तरीके से नहीं ले रही जिस तरह की आपको हिदायत। बिल्कुल, ये वहीं पे बात वापस आती है कि जो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मेडिकेशन चेंज भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे है ना लास्ट ईयर फरवरी में वो जो किडनी शुगर थे मेरे को 2009 से, पर अभी मुझे है ना तो किडनी मेरी डाउन हो रही है दोनों। तो लास्ट ईयर फरवरी में पहचाना था मुझे, तो वो मेडिसिन सब बंद कर दिया, कोलेस्ट्रॉल हाई की भी, और अभी मेरे को प्रेशर पता चला था प्रेशर थोड़ा हाई था, तो प्रेशर की और ग्लूकोजाइड डोज शुगर की दिया था 2 टेबलेट। अभी मेरा शुगर बहुत डाउन रहता है। आपका सवाल क्या है इस सिलसिले में? वो मैं पूछने की किडनी किस वजह से बहुत डाउन हुई। आपको डायबिटीज है? जी, शुगर है 2009 से। 2009 से, तो आप कुछ लेती हैं उसके लिए या इंसुलिन पे थी, क्या करती? जी मेट्फॉर्मिन लेती थी, पर अभी मेरे को उन लोग ने स्टॉप कर दिया कि लास्ट ईयर के ग्लूकोजाइड की कोई टेबलेट आती है शुगर की, वो दिया, तो वो लेती हूँ तो डायबिटीज बहुत लो हो जाता है। खाली 40 ml की दिया है पर बहुत लो होता है। तो मुझे पता है अभी डायबिटीज का लेवल, मॉर्निंग में प्रेशर की लेती हूँ तो 28 mg की छोटी ली है, वो नहीं लेती, शुगर की दवा नहीं लेती कि बहुत डाउन रहता है। तो आपको किडनी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए कहीं रेफर किया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है? हाँ, जी नेफ्रोलॉजी में भेजा है, तो उन लोगों ने कोई दवा नहीं देती मुझे, 1 साल से किडनी की दवा नहीं लेनी था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये डायबिटीज की वजह से हुआ है? हाँ, ऐसा बोला डायबिटीज की वजह से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी, थैंक यू। ये डॉक्टर साहब पहले जो सवाल था कि उनकी वो बैक पेन की प्रॉब्लम है और सिटिंग में जो प्रॉब्लम आती है, जो पेन है उनको, और उनकी एज 55। एक्चुअली ये वही सवाल है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बैक एक और जोड़ों का दर्द वगैरह। देखें, जो उनकी सवाल, उनकी जो हिस्ट्री है, जिस तरह उन्होंने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी यानी लंबर स्पाइन में दर्द होता है, लोअर बैक एक, कॉमनस बैक एक, और बहुत अरसे से है, और उनकी MRI या एक्सरे वगैरह हुए थे, और उसमें जो निशानदेही हुई थी वो वेयर एंड टेयर की, यानी कि बोन्स की, हम उसको डिजेनरेटिव चेंजेस भी कहते हैं, या नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट, इनके जॉइंट का घिस जाना, यानी कि जैसे कि मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टायर्स के ब्रेक पैड्स चले जाते हैं, इसी तरह हमारे स्पाइन में भी एक ब्रेक पैड्स या कुशनिंग एक होती है, जो कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपकी हिस्ट्री मुख्तलिफ लोगों में वो घिस जाती है, और जो जॉइंट होते हैं वो आपस में रगड़ते हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो पेन भी देते हैं, और इसके अलावा नर्व्स को भी इम्पिंच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मोस्ट कॉमन कॉज आई थिंक ये जो पेशेंट थी हमारी, उनका भी यही इशू है। Coming back to the basic for back problem, number 1 is to lose weight if you are overweight. अगर आपको बैक लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह का उन्होंने बताया, या हिप में आ रही है, या आपके नीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सबसे पहली चीज़ होगी टू चेक योर वेट। आर यू ओवरवेट? इफ़ यू आर, लूज वेट, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि बैक एक फ्लेयर अप होता है, ज़्यादा देर एक पोर्शन में बैठना, मुख्तलिफ़ किस्म की काम करना जिसमें झुकना पड़ता है या कमर पे ज़्यादा ज़ोर आता है, उसको अवॉइड करना, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी, जो कि जिसके लिए उन्होंने बताया कि उनको रेफ़र कर दिया गया है, वो करना इसका पहला मरहला होगा। याद रखें कि आपको स्पाइन को कोई नया स्पाइन नहीं लग सकता, तो आपका जो भी स्पाइन है उसको आपको प्रिजर्व करना है, उसकी हिफाजत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सरसाइज जो है, मॉडरेट जेंटल एक्सरसाइज रोज़ाना जब भी फिजियो पे जाएं, जो वो एक्सरसाइज बताए, ये नहीं कि बस फिजियो ने जो बताया उस वक्त किया और फिर भूल गए, रोज़ाना 5-10 मिनट सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, ताकि ये बैक प्रॉब्लम जो है अंडर कंट्रोल रहे, वरना ये दोबारा आएगा। और दिस इज़ द इशू विद दिस टाइप ऑफ बैक प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको लोअर बैक पेन रहती है, क्या ये एपिड्यूरल का भी कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी इज़ एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, हमारे नेक्स्ट कॉलर थी जो कि बताने लगी कि उनको किडनी का प्रॉब्लम ख़राब हो गया है, एंड शी इज़ डायबिटिक। डायबिटीज़ की एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ किडनी फेलियर। Unfortunately, she has to be monitored through the
रीनल टीम एंड कंट्रोल हर शुगर एज मच एज पॉसिबल, और जो भी वो बात बताएं वो उनको फॉलो करें, मज़ीद डैमेज होने से बचाएं। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन सोशल मीडिया से, क्योंकि प्रोग्राम का बस बिल्कुल 1-1.5 मिनट रह गया है, तो कहते हैं कि जी सोते वक्त उनको पाँवों की एड़ियों में से बर्निंग सेंसेशन होती है कि उनको पाँव ब्लैंकेट से बाहर रखने पड़ते हैं, तो क्या वजह हो सकती है, क्या रेमेडी है? डिपेंड करता है उनकी एज क्या है। अगर उनको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो मैं सबसे पहले बात बताऊँ कि उनको डायबिटीज का चेक करा लें। नंबर 2, B12 की डिफिशिएंसी की वजह से भी बहुत कॉमनली पाँव में जलन वगैरह होती है, तो ये 2 चीज़ें पहले चेक करा लें। इसके अलावा एड़ी में अगर दर्द होता है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। मैंने आपको जलन की वजूहत बता दी कि एड़ियों में जलन की 2 कॉमनेस्ट वजूहत हैं, वो है B12 की डिफिशिएंसी और पाँव में गर्म, जैसे आपने बताया कि पाँव बाहर निकालना, तो डायबिटीज़ वगैरह भी उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 2 चेक्स पहले मैं बेसिक आई थिंक करना चाहिए। तो कोई मेडिकेशन वगैरह या कोई डाइट कंट्रोल करके कंट्रोल? देखिए ये तो अब रिजल्ट ऑन अगर आपको B12 की डिफिशिएंसी है तो उसके लिए कोर्स ऑफ इंजेक्शन होता है, डिपेंड करता है कितना लो है। अगर बहुत लो है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग B12 लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा लो है तो डाइट वगैरह से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ का भी है, अगर डायबिटीज़ किस स्टेज में है नहीं है, बॉर्डर लाइन है, इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में एक जनरलाइज ब्लड टेस्ट करा लें, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डिपेंड करता है रिज़ल्ट पे, उस जो भी चीज़ डायरेक्शन दिखाए उस तरह फिर। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। यकीनन बहुत सारे लोगों को इस गुफ्तगू से फ़ायदा भी होगा, और ये प्रोग्राम जो आस्क जीपी का सेगमेंट है, हमारे महीने के फर्स्ट 2 संडेज़ को ये प्रोग्राम होता है। अब नेक्स्ट संडे को 13 फरवरी को वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले फिर दोबारा हाजिर होंगे। आप इसी तरह डॉक्टर इमरान गौर जो हमारे हर दिल अजीज़ जीपी हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और कोई भी मेडिकल रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, आप कोई भी वाइड वो मेडिकल रिलेटेड कोई भी सवाल है वो उसका बेहतरीन जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसी तरह आप सोशल मीडिया पे मौजूद फेसबुक पे या और सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू भी सवालात पेश कर सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि आपके सारे सवालात को अगले प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।